आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स हम किसे कहते हैं कि जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी कम्स बिटवीन टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कोई एक सेलेस्टियल बॉडी दो बड़ी सेलेस्टियल बॉडी या कोई और दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में आ जाए तो उसे हम इक्लिप्स कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी हम किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ी और नेचुरल यानी कुदरती तौर पर चीज़ और बहुत बड़ी साइज में हो, जैसे ज़मीन, चांद, सूरज जिसको सन कहते हैं। तो इसमें अगर ऐसा हो कि कोई एक दो के बीच में आ जाए, जैसे ज़मीन, सूरज और चांद के बीच में आ जाए, तो हम इसे इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन लूनर इक्लिप्स क्या हुआ? लूनर इक्लिप्स क्या है कि अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, यानी कि वाकई में जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। जैसे ये आपको सूरत हाल लग रही है जिसको मैंने तस्वीर में दिखाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। जैसे आम जुबान में हम चांद ग्रहण भी बोलते हैं, फुल मून भी कह सकते हैं। और इस हालत में क्या होता है कि जो चांद है वो अक्सर औकात ज़मीन से लाल कलर का नज़र आता है, इस कलर का नज़र आता है। ऐसा क्यों नज़र आता है इस पर भी हम बात करेंगे। इसी बात को ये कि लूनर इक्लिप्स को एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं। ये एनिमेशन svs.gsfc.nasa.gov से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये अगर हम ज़मीन से देख रहे हैं तो चांद जो है, सॉरी जो चांद है जी बिल्कुल, वो जब जाता है तो कभी कभी बीच में लाल होता है और वो लाल असल में पूरा का पूरा चांद नज़र आता है, जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। एक और एनिमेशन में देखें जो कि CNMTL.github.io से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे समझे सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ से। ये चांद जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, ज़मीन जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब चांद घूमता है ज़मीन के इर्द गिर्द तो एक ख़ास मौका आता है जब जिसमें जो चांद है वो छुप जाता है ज़मीन के, सॉरी ज़मीन जो है वो छुपा देती है चांद को सूरज से, यानी जो ज़मीन है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। लेकिन हमें फिर भी चांद पूरा का पूरा नज़र आता है, क्यों? अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी तो नहीं होती, वो रोशनी तो सूरज से हासिल करता है, जो उससे लग के, उससे मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पर है तो सूरज की रोशनी लग के यहाँ पर फिर ज़मीन वाले बंदों को यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन अगर वो छुप गया है तो फिर पूरा का पूरा नज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि अब तो जो ज़मीन है वो तो ब्लॉक कर रही है रोशनी को चांद से। तो एक तो ये रोशन क्यों है, फिर लाल क्यों है, और फिर आगे इस पर बात करते हैं। ये बात मैं इस तस्वीर से समझाता हूँ। और ये तस्वीर जिसके अंदर सूरज, ज़मीन और चांद हैं, और हाउ मून गेट लाइट ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। जब लूनर इक्लिप्स होता है तो उसके अंदर चांद को रोशनी कैसे मिलती है? असल में जो सूरज की रोशनी है जिसे हम सनलाइट कह रहे हैं, जब वो सूरज से ज़मीन की जानिब आती है, जैसे यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये इसकी नहीं बल्कि ये जो एजेस पे यानी कोनों पे जो आगे लगती है ज़मीन के। तो चूंकि हमारे पास ज़मीन के इर्द गिर्द क्या है? एटमॉस्फेयर है, यानी आबो हवा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसके अंदर गैसेस वगैरह मौजूद हैं। तो वो जो रोशनी है वो क्या करती है, वो इस हवा की एटमॉस्फेयर की वजह से अपना रुख बदल लेती है। और क्या करती है? रुख बदल कर वो किस तरफ चली जाती है? चांद की तरफ चली जाती है। अब वो यहाँ पर रुख क्यों नहीं बदली? असल में सूरज और ज़मीन के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर खला है, यानी वैक्यूम है, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर के करीब आती है रोशनी, तो वो एटमॉस्फेयर जिसके वजह से ही, जिसको मैं चले यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर गैसेस होती हैं। तो वो गैसेस क्या करती हैं कि ज़ाहिर है यहाँ पे रुकावट नहीं है, तो वो गैसेस एक रुकावट बनती है जिसकी वजह से वो उसका रुख बदल लेती है और बेंड करके फिर वही रोशनी जो है सूरज चांद तक पहुँच जाती है, रीचेज मून। जिसको मैं लिखता हूँ कि वही रोशनी एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ की वजह से बेंड हुई और चांद तक चली गई। इसकी वजह से ज़ाहिर है जब चांद के ऊपर आके लगेगी तो वही रोशनी चांद से लगकर हमारी ज़मीन पे ऊपर आके गिरती है, और फिर यहाँ पे जो भी लोग होते हैं जिनके यहाँ रात होती है वो फिर इस चांद को देख लेते हैं। क्योंकि इस वाले हिस्से के अंदर तो दिन है सूरज के सामने, ये वाला हिस्सा जो कि छुपा हुआ है ज़मीन का, यहाँ पर रात हो रही है इस वक्त, और फिर इसको नज़र आ जाता है, इधर के लोगों को नज़र आ जाता है चांद। अब एक सवाल तो समझ आया कि चांद हमें पूरा का पूरा नज़र क्यों आता है, हमें उसका थोड़ा सा हिस्सा क्यों नज़र नहीं आता, या छुपा हुआ बिल्कुल नज़र ही क्यों नहीं आता? हालांकि ज़मीन तो छुपा रही है इसको सूरज से, लेकिन फिर भी नज़र क्यों आ रहा है वो तो हमें समझ आ गई। लेकिन लाल क्यों है? लाल कलर को समझने के लिए हम नई स्लाइड पे आ गए। असल में जो सूरज की रोशनी है जो कि सफ़ेद हमें नज़र आती है,
असल में सफ़ेद जो है वो सात यानी सनलाइट जो है वो सात कलर पर मुश्तमिल होती है, यानी वो सात कलर से मिलकर बनती है। वो सात कलर कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वो सातों कलर हैं जो कि इस मिलकर वो सफ़ेद लाइट यानी सूरज की रोशनी बनाते हैं। और वही जो सफ़ेद सूरज की रोशनी है वो वैसे जब कहीं पार्टिकल ना हो तब वहाँ से सुकून से चली जाती है, लेकिन जो ही जब एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा हो यानी ज़्यादा पार्टिकल हो, ज़्यादा कुछ हो, तो वही सात कलर अलग अलग भी हो जाते हैं। असल में इन सातों कलर को अगर मैं दिखाऊं, हर हर एक कलर की असल में हर एक की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। मतलब एक आम रोशनी की बात की जाए तो वो कुछ इस अंदाज में आगे चलती है, जैसे ये। अब इसको हम क्या कहते हैं, वेव, जिसमें ये एक पैटर्न यहाँ तक होता है, फिर यही चीज़ बार बार रिपीट होती है, यानी बार बार यही चीज़ चल रही होती है आगे। तो ये पूरा इसको हम क्या कहते हैं, एक आम वेव कहते हैं। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीधा या हॉरिजॉन्टल फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इस वेव की वेव लेंथ। तो जितने भी कलर हैं हर एक की अपनी अपनी वेव लेंथ होती है। अब ये एक सिंगल में जो एक सिंगल वेव के अंदर जो पूरा एक हॉरिजॉन्टल फासला है उसको हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे वाला जो है वो भी आप शामिल करना शुरू हो जाए। तो जो वेव लेंथ है वो सिर्फ एक वेव की वेव लेंथ होती है, यानी एक वेव की एक साइकिल जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, ये असल में साइकिल है ना पूरा, ये पूरा एक साइकिल है, तो इसके अंदर जो वेव हो ये वाला फासला है वेव लेंथ है। अब सातों कलर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये आपके पास सबसे ऊपर रेड, फिर ये ऑरेंज, फिर ये येलो, ये फिर ये ग्रीन, ये फिर ब्लू, ये फिर इंडिगो, ये फिर वायलेट, हर एक की मुख्तलिफ वेव लेंथ है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला फासला भी वेवलेंथ ही होता है, क्योंकि ये पूरा एक ही चक्कर है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ, इसी तरह इसकी ये है, इसकी ये है। तो अगर आप देखें तो जूं जूं मैं नीचे जाई जा रहा हूँ तो वेवलेंथ होती है कम होती जा रही है। तो ये रेड की कितनी होती है, 620 से 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁹, यानी अगर आप आम जुबान में देखें तो एक से अगर मैं एक और साथ 9 ज़ीरो लिख दूं और फिर उससे एक को डिवाइड कर दूं तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनो। तो ये इतनी छोटी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो रेड की इन सब में से ज़्यादा, फिर ऑरेंज की, फिर येलो, फिर ग्रीन, और ये सारे नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास। तो जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा है जो कि रेड है, तो इसमें से होता ही है कि जब वो जो लाल कलर है यानी रेड वेव लेंथ वाली रोशनी है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि लार्जर वेवलेंथ कौन सा है, किसकी है, और रेड की है। और उसी वजह से जिसकी भी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है जब भी वो रुख बदलती है। यानी एक मीडियम में, जैसे वैक्यूम जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन वहाँ वैक्यूम से जब गैस के अंदर आई है यही रोशनी, तो वो दूसरा मीडियम है, यानी वहाँ पर पार्टिकल आ गए। तो जब भी रोशनी या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो दूर तक उस मीडियम में जा सकती है, दूर तक ट्रैवल कर सकती है, दूर तक का फासला तय कर सकती है। तो इसमें जो सफ़ेद रोशनी है, तो चूंकि जो चांद है वो हमारे पास काफ़ी दूर है, तो जो लाल रोशनी है वो ही फिर काफ़ी दूर तक जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और चांद तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वही रोशनी लाल जो चांद पे आके लगती है और लग के हमारी ज़मीन पे आती है, और फिर हम उसे लाल देखते हैं या हमें वो लाल नज़र आता है। अब ये जो लाल या कोई भी लार्जर वेवलेंथ वाली ज़्यादा दूर तक जा सकती है, ये उस वेव की खासियत होती है। अब अगर मैं वापस इस उसमें आऊँ तो हमारे पास कौन सबसे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, तो सबसे कम वेवलेंथ वाली, यानी ये या ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो सफ़ेद रोशनी है उसमें से जो आखिरी तीन मैंने आपको दिखाई कौन कौन सी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वो एक तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, और रुख बदलने में वो सबसे ज़्यादा आप कह लें उनका रुख बदलेगा, यानी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे क्या है, कम है। जिसको फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लू है, वॉयलेट है और इंडिगो है, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर, स्कैटर करने का मतलब फैल जाना। तो वो चूंकि वो ज़्यादा आप कह लें कि हवा उसको क्या कह लें टक्कर मार देता है या स्कैटर कर देता है, तो जो गैस हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो इस वजह से ये तीनों सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, स्कैटर करती हैं। यानी ये तीनों जो कलर्स हैं ये हमें आसपास ज़मीन के नज़र आने चाहिए। लेकिन
देखें, जब हम आम आंख को देखते हैं, आम आंख से हम दुनिया में देखते हैं चीज़ें, तो हमारे पास क्या है कि हमें अगर सब कलर्स की बात करूं तो हम सबसे पहले हमारा जो हमारी आंख है वो किसको पकड़ लेती है, वो लाल को। क्योंकि हमारी आंख बाय नेचर ऐसी है कि हम जो वो लाल की तरफ ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब सेंसिटिव है, यानी वो लाल को फौरन से पहचान लेती है, पहले सबसे कलर लाल ही नज़र आता है उसे। इन सब के लिहाज से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इन तीनों के लिहाज से सिर्फ बात करूं, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, तो इन तीनों में मुझे ब्लू जो है वो हमारी आंख को ज़्यादा नज़र आता है, यानी हमारी आंख सेंसिटिव किसको है, ब्लू को। इन दोनों में इतनी सेंसिटिव इन दोनों को नहीं हमारी आंख करती। तो इसका मतलब अगर हम ज़मीन से ऊपर की जानिब देखेंगे तो हमें ब्लू ही ब्लू नज़र आएगा। तो क्या आसमान ब्लू नहीं होता? तो हमने ये भी सीख लिया इसी बात से कि वाई स्काई इज़ ब्लू। स्काई ब्लू क्यों होता है? क्योंकि हमारी ये तीनों कलर ज़्यादा स्कैटर होते हैं और हमारा जो हमारी आंख है वो सेंसिटिव है किसको, ब्लू कलर को। यही तो वजह है कि हमारे पास जो स्काई है वो हमें फिर ब्लू नज़र आता है। इसी चीज़ से जुड़ी हुई एक और चीज़, आम जिंदगी में जब हम शाम होती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो शाम है, सनसेट का जब टाइम होता है, जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, तो आसमान हमें ऑरेंज ऑरेंज सा नज़र आता है, रेड रेड सा नज़र आता है। क्यों? उसकी भी बिल्कुल वही रीज़न है, जो लाल कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, यानी इधर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जिनके लिए सूरज अब गरूब होने वाला है, तो जब सूरज की रोशनी आती है तो वो चूंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए वो काफ़ी रास्ता चाहिए, यानी काफ़ी दूर होता है सूरज, क्योंकि गरूब होने वाला है, जा रहा होता है, तो वो रोशनी जो कि लाल, जो कि ज़्यादा वेवलेंथ वाली है, यानी जो दूर तक जा सकती है, वही पहुंचती है। इस वजह से यहाँ के लोगों को या वहाँ के लोगों को जहाँ पे शाम हो रही होती है, तो इस वजह से आसमान उनको रेड सा नज़र आता है, क्योंकि रेड ज़्यादा स्कैटर नहीं करता, वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। वही रीज़न जो मून के लिए हमने देखी, तो ये वजह है। तो आज हमने क्या किया, लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा कि लूनर इक्लिप्स क्या है, क्यों लाल उसमें चांद हमें नज़र आता है और बाकी सारी चीज़ें। तो आज हमने लूनर इक्लिप्स के बारे में बात की।